इजराइल ने 12 साल बाद इतना बड़ा हमला बोला है। क्या है भूकंप बम जिसको फोड़ दिया है कथित तौर पर इजराइल ने। जानेंगे आखिरकार इजराइल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है और क्यों इसके चर्चा हो रहे हैं। तुरंत से आयरलैंड ने रिश्ते भी खत्म करने की धमकी दे दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सीन है तो वहीं दूसरी तरफ क्या है सबांग का खेल जो भारत और इंडोनेशिया खेल रहे हैं और चाइना को एक बड़ा टेंशन दे रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि लगता है जैसे जियोपॉलिटिक्स में बयानों का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के PM नेतन्याहू के बीच में बातचीत होती है और यहाँ पर नेतन्याहू ये संबोधित करते हैं कि मैंने दोस्त ट्रंप से बात करी और बड़ी गर्माहट वाली बातचीत रही, मजा आया बातचीत करके और उन्होंने अपने बीच की बातचीत को शानदार बताया। पर इस बातचीत के बाद एक ऐसी खबर आ रही है जो टेंशन ज्यादा दे रही है। सीरिया पर HTS विद्रोहियों के कब्जे के बाद इजराइल जोरदार हवाई हमले कर रहा है और इजराइल रुक नहीं रहा है। अब इजरायली वायुसेना ने ताजा हमला किया है उत्तरी पश्चिमी सीरिया में टार्टस शहर में। कहा जा रहा है ये जो हमला है पिछले 12 साल में सीरिया में सबसे बड़ा इजरायली हमला है। इस तरीके का हमला 2012 में किया गया था। इससे भूकंप जैसा झटका महसूस किया गया है। यही नहीं, इसके झटके को रिएक्टर स्केल पर महसूस भी किया गया। इस हमले के बाद बहुत जोरदार विस्फोट हुआ और मशरूम की तरह से आग का विशाल गोला निकलने लगा। एक बार को ऐसा लगने लगा आसपास के लोगों को कि ये परमाणु विस्फोट है। हालांकि ये जो शहर है ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है। क्यों? क्योंकि ये शहर वही शहर है जहां रूसी नौसेना का बेस भी मौजूद है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इजराइल की सेना ने सीरिया के सेना के हथियार और विस्फोटकों के गोदाम को खास तौर पर निशाना बनाया है। लेकिन जिस बम का इस्तेमाल किया गया उस बम की वजह से 3 रिएक्टर तीव्रता का भूकंप आया और कहा गया कि इजराइल की सेना ने एयर डिफेंस यूनिट सतह से सतह तक मार करने वाली सीरियाई मिसाइलों के गोदाम को तबाह कर दिया है। बशर अल असद के रूस भागने के बाद से अब तक इजराइल ने कथित तौर पर 500 से ज्यादा हमले किए हैं। इजराइल ने सबसे पहले तो जो UN के द्वारा बफर जोन बनाया गया था उस बफर जोन को अब इन्होंने हटा दिया है और वो अंदर तक घुस आए हैं। और ये जो बम इन्होंने छोड़ा कहा जा रहा है ये धमाका करीब 30 मिनट तक चला। हालांकि 30 मिनट तक चलने का कारण ये है कि धमाका तो शुरुआती धमाका तो एक हुआ लेकिन तोप के गोले हथियार थे तो वो एक के बाद एक फटते चले गए तो बार बार क्या होता चला गया 30 मिनट तक धमाके एक के बाद एक सुनाई देते चले गए। इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि इजरायली फाइटर जेट ने सारे सैन्य शस्त्रागारों पर जो ठिकाने होते हैं जहां मिसाइल्स वगैरह जमा होते हैं उन सब पर हमला किया। खास तौर पर टार्टस के हथियारों के गोदाम पर हमला किया। युद्ध सामग्री के डिपो इन सब पर ज्यादा निशाना बनाया गया। हालांकि HTS ने कहा है कि इजराइल को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब सीरिया में जो चीजें इजराइल कह रहा है कथनी और करनी में बहुत अंतर लग रहा है। इसी चीज को लेकर आयरलैंड ने कहा भी कि ये जो चीजें चल रही है ये ऐसी चीजें हैं जो अब गलत दिशा में जा रही हैं। जिसके बाद इजराइल ने भी एक्शन लिया। इजराइल का कहना है कि आयरलैंड की एंटी इजराइल पॉलिसी है जिसकी वजह से हमने अपना दूतावास वहां पर बंद कर दिया है। खैर अब ये चीजें तो होंगी ही। ये चीजें इसलिए भी होंगी क्योंकि तुर्की यहाँ अपनी बढ़त दिखाएगा और इजराइल यहाँ अपनी बढ़त दिखाएगा तो सीरिया अब स्थिर होगा। ये इतना आसान नहीं होने वाला है। खैर जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ एक चीज आपने नोटिस करा होगा, भारत और चाइना के बीच में सीमा पर मुद्दे हल हो जाते हैं। भारत और चाइना इस चीज के लिए सहमत हो जाते हैं कि अब हम दोस्ती खेलेंगे और क्या सब कुछ सामान्य हो जाता है। इधर देखने को मिलता है कि चाइना बांग्लादेश के जो ऐसी पार्टियां हैं जो भारत का विरोध रखती है मन में उन पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करता है। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है
कि नेपाल के केपी शर्मा ओली भारत आने के बजाय चाइना जाते हैं और चाइना में BRI के समझौते करते हैं। और पाकिस्तान के साथ ये भी देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को लेकर चाइना और पाकिस्तान के बीच में बातें चलती है। मतलब ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना फिलहाल समय को देखते हुए, चूंकि अमेरिका इस वक्त चाइना के पीछे पड़ा हुआ है, भारत के साथ दोस्ती कर रहा है, लेकिन अपने आप को मजबूत भी कर रहा है, भारत को चारों तरफ से घेरने की पूरी प्लानिंग भी कर रहा है और वैसे ही मजबूती के साथ रह रहा है। देखने से ऐसा ही लगता है और इसके लिए भारत ने भी बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत के नेवी चीफ इंडोनेशिया गए हैं 4 दिनों की यात्रा पर और भारत का एक युद्धपोत भी इससे पहले कुछ महीने पहले इंडोनेशिया के एक पोर्ट सबांग पर उतरा था। इंडोनेशिया, इसका रणनीतिक लोकेशन ये अंडमान निकोबार से 700 किलोमीटर दूर है और जिस जगह पर है ये मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है। भारत के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है और चाइना के लिए भी खास हो जाता है। पिछले साल ही भारत और इंडोनेशिया ने इस सबांग पोर्ट को लेकर विकसित करने के लिए बातचीत शुरू करी थी। सबांग पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जहां आप व्यापार के लिए भी जा सकते हो और व्यापार के अलावे मिलिट्री बेस भी बना सकते हो, क्योंकि होता क्या है, बड़े युद्धपोत वगैरह के लिए ऐसे जगह का चुनाव किया जाता है जहां पानी बहुत गहरा हो। गहरे पानी में बड़े बड़े युद्धपोतों को तैनात करना आसान होता है। इसी वजह से सबांग पोर्ट को माना जाता है कि ये हर तरीके से बढ़िया है। 2023 में सबांग को लेकर भारत और इंडोनेशिया ने जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी किया था और उसके बाद ये तय हुआ कि दोनों मिलकर यहाँ पर इसे विकसित करने का काम करेंगे। PM मोदी और सुबियांतो बोले तो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्राध्यक्ष हैं और इनके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है जिससे चाइना बहुत खफा रहता है। इतिहास ये जुड़ा हुआ है कि एक बार इनका नाम दंगों में आया था जिसमें चीनी मूल के लोगों के साथ बड़ी बर्बरता बरती गई थी। हालांकि इंडोनेशिया के साथ चाइना अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहता है, पर इंडोनेशिया रणनीतिक तौर पर अपनी बढ़त को बनाए रखना चाहता है। ये पहले आर्मी में रह चुके हैं सुबियांतो, इसलिए ये सुरक्षा के मामलों को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। PM मोदी और सुबियांतो के बीच में इस पोर्ट को लेकर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया और भारत दोनों मिलकर सबांग पोर्ट को विकसित करेंगे और अगर ऐसा होता है तो भारत को एक और बढ़त हिंद महासागर में हासिल हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।